हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज यह वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, राजनीति शास्त्र या पॉलिटी तथा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो हमने पिछले वीडियोज बनाए हैं उनकी जो है प्लेलिस्ट बना दी है हमने, और लगभग 12 से 13 वीडियोज जो है पड़े हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एडवाइज़र कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार का जो पद है किनको मिला था, या कौन थे भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार? तो संवैधानिक सलाहकार जो है BN राव। VN राव नहीं है, राव होना चाहिए। तो BN राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है उसमें अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को हुई है कि जो भी डिस्प्यूट हुआ है उसका निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय करे। राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो भी विवाद हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो देखिए, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 पे वर्णित है। तो इसको जो है ना ही समाप्त किया जा सकता है ना ही सीमित किया जाता है, चाहे आपातकाल ही क्यों ना देश में लागू हो। देखिए, आपातकाल के समय जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं उनको जो है स्थगित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। जबकि जीवन तथा शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को जो है आपातकाल के दौरान भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन होगी? तो देखिए, ये रिट से संबंधित सवाल है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति नज़रबंद है तो अपनी रिहाई के लिए जो है यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस के नाम से जो है ये याचिका डाल सकता है। तो यह रिट है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जो है यह व्यक्ति न्याय मान सकता है अपनी रिहाई के लिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो देखिए, यदि कोई अभियुक्त है अपने बचाव के लिए जो है वकील की सहायता लेना चाहता है तो यह भारतीय संविधान के तहत एक व्यवस्था की गई है, उसे अपनी पसंद का वकील करने तथा संवैधानिक अधिकार है। तो देखिए, यदि कोई अभियुक्त है तो अपने बचाव के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में यह वर्णित है कि वह अपने पसंद का वकील जो है ले सकता है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा में जो है या भारतीय संविधान जो है उसमें जो है प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग जो है किस अर्थ में हुआ है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द वर्णित है न्याय, उसमें जो है इस न्याय का अर्थ है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, यह तीनों प्रकार की न्याय की बात इस न्याय के अंतर्गत आती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित है न्याय शब्द, वह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय से संबंधित है। अगला सवाल देख लेते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो देखिए, लोकसभा में जो है अनुसूचित जातियों SC के लिए जो है अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें जो है एक भी सीट जो है आरक्षित नहीं है। ST की कुछ सीटें ज़रूर आरक्षित होंगी, जबकि SC की बात की जाए तो कोई भी सीट आरक्षित नहीं है।
भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 18 भाषा। देखिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें जो है कुल मिलाकर 22 भाषाएं वर्णित हैं। तो यह सवाल याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो है कुल मिलाकर 22 भाषाएं जो है वर्णित हैं और इन सभी भाषाओं को भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। तो अनुसूची 8 में जो है भाषा वर्णित की गई हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार 22 मान्यता प्राप्त संवैधानिक भाषाएं हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बताई गई? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारतीय संघ की जो भाषा है, भारतीय देश की जो राजभाषा है वह हिंदी है तथा उसकी लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया है। यह अनुसूची 8 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान में अंतर्निर्दिष्ट राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कब तक कितनी बार की गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो निर्दिष्ट है, भारतीय संविधान में वर्णित है राष्ट्रीय आपातकाल, उसकी घोषणा अब तक राष्ट्रपति द्वारा केवल 3 बार ही की गई है। 1962 में जो है भारत चीन युद्ध के समय जो है यह एक बार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। उसके बाद वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के वार के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो है यह घोषणा की गई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के शासन के दौरान वर्ष 1975 के समय जो है तीसरी बार भारत में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो है लागू की गई थी। तो अब तक राष्ट्रपति द्वारा केवल 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में वर्णित भाग 20 और उसके अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो है संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 यह प्रक्रिया या यह देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसमें जो है यह शक्ति दी गई है संसद को कि यह भारतीय संविधान में जो है संशोधन कर सकती है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मिलता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 में आता है। अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो है संशोधन के लिए विधेयक या बिल जो है किसी भी जो है सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। अनुच्छेद 368 के तहत या आम प्रकार के भी संशोधन होते हैं भारतीय संविधान में, तो उसके जो है संशोधन के लिए विधेयक जो बिल है संसद के किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रक्रिया में जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है, यह सवाल पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में जो है जनमत संग्रह की जो है व्यवस्था नहीं की गई है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया गया? तो देखिए केशवानंद भारती मामला जो है वर्ष 1973 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया और उसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है यह आदेश सुनाया कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को छोड़कर संसद जो है किसी भी अनुच्छेद या किसी भी भाग में भारतीय संविधान के संशोधन कर सकती है, जबकि मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचे में जो है संशोधन जो है नहीं कर सकती है। तो यह केशवानंद भारती वाद जो है 1973 के अंतर्गत आधारभूत ढांचे की जो है बात की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम से उल्लेखित किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में भारत देश जो है, इंडिया देश जो है, इसके केवल 2 ही नाम मिलते हैं कि भारत का जो नाम है संविधान में भारत तथा इंडिया, ये 2 ही नाम मिलते हैं। तो भारत या इंडिया ये 2 नाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है हमारे देश के बताए गए। अगला सवाल देख लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हो उनको भी लाभ मिल सके। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भारत
में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम जो है भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब राज्य, जिसको पेप्सू नाम से पहले जाना जाता था, वह हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का जो है सम्मिलित रूप हुआ करता था, जिसे पेप्सू नाम से जाना जाता था। तो पंजाब राज्य है वर्तमान में, इसी में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वर्ष 1938 में जो है भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, ये तो बाद में बने, लेकिन वर्ष 1938 की बात है, इन्होंने जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा के गठन की मांग की, जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया है, आप लोगों को सबकी पता होगा। और 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू कर दिया गया पूरे देश भर में। तो उसके मध्य की अवधि में जो है भारत जो है ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था, डोमिनियन स्टेट्स कह सकते हैं। तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है भारत को प्राप्त था, जब तक भारत का संविधान बनकर लागू नहीं हुआ। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा जो है ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य के रूप में, डोमिनियन स्टेट के रूप में था। और यही बात जो है पाकिस्तान के ऊपर भी लागू होती थी, जब तक पाकिस्तान का संविधान लागू नहीं हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय जो है इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी, और क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे तत्कालीन समय के। तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, उस समय जो है लेबर पार्टी की सरकार हुआ करती थी इंग्लैंड में। आप लोगों को पता होगा कि भारत ब्रिटिश राज्य का गुलाम था। अगला सवाल देख लेते हैं। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह सवाल हमने ऊपर भी पढ़ लिया है कि संवैधानिक संशोधन हेतु जो विधेयक है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो किसी भी सदन में संसद के। अगला सवाल देख लेते हैं। संसद के सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है? तो देखिए, संसद के सभी प्रकार के जो संवैधानिक संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी जो संवैधानिक संशोधन के विधेयक हैं उनको प्रस्तुत करने के पूर्व जो है राष्ट्रपति की जो है अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो देखिए यहाँ पर विधेयक की बात की गई है, बिल की बात की गई है। किस बिल में जो है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है किसी भी जो भारतीय संविधान संशोधन का जो भी बिल पेश किया जाएगा उसमें जो है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वह बिल लोकसभा तथा राज्यसभा से जो है पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के साइन जब तक नहीं होंगे तब तक वह एक्ट नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति उसमें साइन जरूर करता है, लेकिन पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वह किसी भी भारतीय संसद के किसी भी सदन में जो है विधेयक पेश किया जा सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों के गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो देखिए, द्वितीय कोटे की मत गणना हुई इन राष्ट्रपतियों के लिए, द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप ही वह अपना पद जो है कोटा जो है प्राप्त कर सके और राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो बीवी गिरी राष्ट्रपति ऐसे हैं जो द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप जो है निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए। आमतौर पर जो है जो भी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होते हैं तो पहले पसंद की मत गणना के अनुसार ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, लेकिन अब तक जो है बीबी गिरी राष्ट्रपति ऐसे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं जो द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप ही भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो अगला सवाल देख लेते हैं। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति? तो देखिए, आंतरिक अशांति अगर फैल जाएगी तो उसके आधार पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकता है। आंतरिक अशांति पर जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकता। अगर आंतरिक अशांति फैली है तो जो है राष्ट्रपति शासन लगा देगा जिस राज्य में जो है संवैधानिक मशीनरी फेल हुई है, लेकिन पूरे देश में जो है इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता आंतरिक अशांति के आधार पर। अगर युद्ध हो जाता है
तो जो है नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन आंतरिक अशांति होती है तो जिस क्षेत्र में आंतरिक अशांति होती है उस क्षेत्र में जो है राष्ट्रपति शासन जरूर लगा सकता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बताइएगा जो भी आपके सवाल हों, और जो भी क्वेरी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज दोस्तों यही विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।